अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? आज हमने नेफ्रो स्टार्ट करनी है, पर नेफ्रो मैंने ना बहुत कम दिन रख दिए, 2 दिन रख दिए थे नेफ्रो के। मुझे लग रहा है 30 से ज्यादा इसके एमसीक्यूज नहीं हो पाएंगे हमारे से। नेफ्रो क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है थोड़ी सी ना, तो इसको 30-30 एमसीक्यूज लेके हमें चलना पड़ेगा। तो ठीक है। नेफ्रो के फिर मैं स्केड्यूल थोड़ा सा ना एक दिन एक्स्ट्रा रखूंगी इसका बीच में। तो आज 30 एमसीक्यूज करते हैं। बाकी सारे अपने आप को म्यूट कर दें, मैं म्यूट कर दूं एक सेकेंड। बाज लोग बाद में एंटर हो रहे होते हैं, म्यूट नहीं करते, तो जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है वॉइस में। अच्छा, बिस्मिल्लाह करते हैं। पेज नंबर 494, नेफ्रोलॉजी चैप्टर नंबर 7, सेफ्रॉन। A 48 years MCQ number 1। A 48 years old diabetic, डायबिटिक भी है, हाइपरटेंसिव भी है, आपके पास आया है मैक्रोएल्ब्यूमिन यूरिया के साथ और रूटीन फॉलो। His GFR is also decreased and is 50 ml per minute per point 1.73 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, नॉर्मल जीएफआर क्या होती है ये आप लिख दो चैट बॉक्स में। बीपी उसका 125/75, एचपीए 108.1। ही इज टेकिंग लिजिनोप्रिल, ग्लिक्लाजाइड 30 मिलीग्राम, एस्पिरिन आपके पास 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट स्टेप? एचबीए 1 से उसका डिरेंज है। अव्वल तो मुझे जो है ना, नॉर्मल आपके पास 60 या 60 से ज्यादा, ठीक है। अगर आपके पास 90 से ज्यादा, आपके पास आप कहते हो अगर स्टेज 1 या स्टेज 2 उसी के डी की जब होती है, उसमें उसमें आपके पास होता है कि आपके पास एल्ब्यूमिन यूरिया या बाकी कोई और चीज, ठीक है। आपके पास यानी कोई भी रीनल पैरामीटर्स का डिरेंज हो ना, फिर आप उसमें स्टेजिंग लेवल करती हो। और आपके पास अब इसमें क्या है, सीकेडी के पेशेंट में क्या HbA1c रिलायबल होता है? हाँ जी, मुझे बताएं, कौन बताएगा? हाँ जी। तो मैं जब ये एमसीक्यू करती थी ना, मुझे इन पे अजीब सा लगता था। एचबी आपको पता नहीं है, सीकेडी बस उन्होंने बस ये जज किया हुआ है कि वेदर आपने क्या ड्रग ऑफ चॉइस देना है, HbA1c रेंज करके। सीकेडी के पेशेंट में क्या होगा, HbA1c फॉल्स पॉजिटिव होगा या फॉल्स नेगेटिव होगा? हाँ जी, क्या होगा? फॉल्स पॉजिटिव होगा या फॉल्स नेगेटिव? ना भाई, बताएं क्या होगा। आपके पास अगर पेशेंट ना सीकेडी का है, कोई एरिथ्रोपोइटिन नहीं ले रहा, तो फॉल्स पॉजिटिव आएगा। और अगर पेशेंट एरिथ्रोपोइटिन पे है तो लाइफ टाइम कम हो जाएगा उसके आरबीसी का, तब फॉल्स नेगेटिव। तो सीकेटी में दोनों किस्म के आ सकते हैं आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट इज ऑन एरिथ्रोपोइटिन और नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि HbA1c उसका जो है ना वो खराब हुआ हुआ है, लाइक उसकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड चल रही है। अब इस कंडीशन में हमने क्या करना होगा, आपने अब स्टेज जो है जीएफआर उसकी 50 से ऊपर है, तो यहाँ पे आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी चली हुई है उसमें। अब इसमें आपने क्या करना होगा, ग्लिक्लाजाइड की डोज बढ़ानी होगी। ग्लिक्लाजाइड डायबिटीज आपके पास कौन सी एंटी डायबिटिक क्लास में आता है, कौन बताएगा? क्या है इंसुलिन ये? सेंसिटिव। सल्फोनाइल यूरिया है, क्या है ये? सल्फोनाइल यूरिया ना ये, ठीक है। सल्फोनाइल यूरिया का क्या साइड इफेक्ट होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया करवाते हैं। वेट गेन एंड हाइपोग्लाइसीमिया, वेरी गुड, ठीक है। और क्या होता है सल्फोनाइल यूरिया का? सीआर्ट्स। सल्फा ग्रुप जो भी होगा ना, उसको आपने G6 ग्लूकोज G6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एफिशिएंसी में नहीं देना। और क्या एहतियात होती है सल्फोनाइल यूरिया की? एहतियात, वेरी गुड, किसी ने भी बताया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है ना इसकी, आप जो है ना HbA1c उसका रेस बताया हुआ है। और आपके पास जीएफआर जब तक उसकी जो है ना स्टेज 30 से कम नहीं होती ना, तो आप उसको इंसुलिन पे नहीं डालते, पहले आप मेडिकेशन ट्रायल दे सकते हो। DPP-4 इनहिबिटर में कौन सी ड्रग है जो कि आप 15 से 30 पे भी दे सकते हो? हाँ जी, लीनाग्लिप्टिन, वेरी गुड। पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं? इंटरव्यूज में आपसे ना ये चीजें जरूर पूछी जाती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ना उस कंट्री में। वेरी गुड, ठीक हो गया। MCQ number 2, a patient with a stage 4 CKD presented with dysuria and mild fever for 2 days. Urinolysis reveals positive nitrites, positive leukocyte esterase. What should be the next step? अब देखो, उसको पेशेंट को स्टेज 4 है, ठीक है।
अब आपके पास नहीं, इसका आंसर तो ऊपर वाले का मत दिया, नीला गेट पे नहीं है, उसमें ग्लिसराइड दी हुई है, जीएफआर बढ़ाई हुई है, जीएफआर 50 दी हुई है। तो इस स्टेज पे आपको क्या करना होता है, इस स्टेज पे आपको जो है ना वो दे सकते हो सल्फोनाइल यूरिया। मुझे 1 सेकंड दीजिएगा जरा। अच्छा सॉरी। अच्छा दूसरा ये कि हमारे पास स्टेजेस ऑफ सीकेडी आर इम्पोर्टेंट ना। तो आपके पास कौन कौन सी स्टेजेस होती है सीकेडी की? समटाइम्स बाज लोग इसको ना डायबिटिक नेफ्रोपैथी की स्टेजेस से मिक्स कर लेते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की भी आगे स्टेजेस होती है ना, ओवर्ट नेफ्रोपैथी आ गया, कीमल स्टाइन विल्सन नोड्यूल्स किस स्टेज में होंगे, ये पूछा जाता है। सीकेडी की क्या क्या स्टेजेस है? हाँ जी, कौन बताएगा? 5 स्टेज हैं इसमें, बेस्ड ऑन जी फॉर greater than 19 EG per with no symptom, per 90 to 60, per 60 आपके पास 45. जो स्टेज 1 और 2 है ना, तो वो आपके पास 60 नॉर्मल जीएफआर के साथ ही है, 60 से ऊपर नॉर्मल जीएफआर है। बस डिफरेंस ये होता है कि उसमें आपको बस कोई चीज मिलनी चाहिए, लाइक प्रोटीन यूरिया मिल जाए, या रीनल पैरामीटर्स डिरेंजमेंट हो जाए, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड पे श्रंकन किडनीज आ जाए, ठीक है। तो इसमें आपके पास, ये आपके पास तब स्टेज 1 और 2 होगी, अदरवाइज आपके पास नॉर्मल भी है जीएफआर इतनी होना। अच्छा स्टेज 3 की फर्दर 2 है, क्या हो जाता है उसमें, जीएफआर कितना हो जाता है? 45 to 60 स्टेज 1 है। स्टेज 3 है, स्टेज 3 में कितना होता है? 30 to 45। स्टेज 4 में कितना होगा? 15 to 30। देन आपके पास स्टेज 5 15 से कम। स्टेज एंड स्टेज रीनल डिजीज में 10 to 5 से भी कम। अब यहाँ पे स्टेज 4 है, तो जीएफआर कितनी होगी? हाँ जी, जीएफआर कितनी होगी इसमें? 15 to 30. वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपके पास आपने क्या देना है, डिस्यूरिया आ गया, लिकोसाइट एस्टरेज पॉजिटिव और नाइट्राइट पॉजिटिव, दैट शोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें आपने सिप्रो, एमिकासिन, वेंकोमाइसिन, नाइट्रोफिरेंटाइन, ये आप ड्रग्स दे सकते हो, लेकिन आपके पास एमिकासिन, वेंकोमाइसिन, नाइट्रोफिरेंटाइन कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो जाते हैं स्टेज 4 में, तो यहाँ पे सिप्रो सेफ है फिर भी। सेफ्ट्राक्सोन आप देते हो, आईवी देते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज। अच्छा यूटीआईज कॉम्प्लिकेटेड आप कब बोलोगे? जब कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड, स्ट्रक्चर डिफेक्ट हो उसमें, जैसे कि स्टोन हो, कोई स्ट्रक्चर हो। हाँ, और रीनल पैरामीटर्स डिरेंज हो जाए। अच्छा इसकी ना डॉक्टर काशिफ अगर हमारे साथ क्लास में मौजूद हैं, तो डॉक्टर जमीर ने हमारे पास ना उससे शेयर की थी कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज की एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ पॉइंट्स, मास्टर दिया एमएम से। अगर आप में से किसी के पास मास्टर दिया एमएम है तो वो भी ग्रुप पे शेयर कर दे, मेरे पास एक्चुअली नहीं है, ठीक है। प्रॉपर उसके 3 4 पॉइंट्स हैं कॉम्प्लिकेटेड और अनकॉम्प्लिकेटेड के, तो ये आपको पता होना चाहिए। मास्टर दिया एमएम में दिया हुआ है वो, डॉक्टर काशिफ कहने में शेयर करता हूँ, ठीक है। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है, पेशेंट विद सीकेडी स्टेज 4 डायबिटिक नेफ्रोपैथी, लो हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोपोइटिन स्टार्ट की है उसकी, और आईवी आयरन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टारगेट हीमोग्लोबिन? 11 to 12 रखनी होती है, ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ एमसीक्यू, 59 years old diabetic female presented with a history of anorexia, itching, metallic taste in her mouth for 2 months। अच्छा ये जब आप इंशाल्लाह लॉन्ग केस की तैयारी करोगे ना, उसमें आप देखोगे कि आपने हिस्ट्री में ना सीकेडी में यूरीमिया के फीचर्स पूछने होते हैं। सीकेडी में आप यूरीमिया के फीचर्स, अब आपके पास इचिंग, एनोरेक्सिया, मेटालिक टेस्ट, आप ऊपर से लेके सारे नीचे तक सिस्टम पे आते हो, और सीकेडी में आपके पास एक एक सिस्टम अफेक्टेड होता है। लैब्स में उसकी क्रिएटिनिन 3.7 है, एस्टिमेटेड जीएफआर 16 है उसकी। कौन सी स्टेज हो गई? स्टेज 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एब्नॉर्मेलिटी शुड बी प्रेजेंट आइडियली एडिशनली? अब आपको पता है कि इसके साथ आपके पास क्या हो जाता है, हाइपरकिलीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया और क्रॉनिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस चलता है सीकेडी के साथ। तो बाइकार्ब कितना होगा? कम होगा नॉर्मल से। नॉर्मल कितना होता है बाइकार्ब? हाँ जी, कितना होता है नॉर्मल? 20 to 24. 22 to 22 26 टू में। 24 ना, 22 to 24 हम लेते हैं। 24 हमने फॉर्मूलाज में रखा था। व्हाट वाज द डेल्टा नाइन गैप फॉर्मूला? व्हाट वाज द डेल्टा गैप फॉर्मूला? उसका क्या फॉर्मूला था? चेंज इन एन गैप इनटू चेंज इन बाय का डेल्टा गैप। वेरी गुड, वेरी गुड, डेल्टा वेरी गुड। रेशियो भी था नॉर्मल वैल्यू तो कितनी डेल्टा थी? गैप भी था। नॉर्मल वैल्यू कितनी थी?
हगमा के लिए कितनी थी वैल्यू, खाली अगर हगमा है? और नॉर्मल 1 वैल्यू to तो 2, 1 to 1.2। 1 to 2 थी, ठीक है। 1 से कम पे क्या था? उसमें फिर 1 से कम पे एडिशनली क्या था, नगमा भी ऐड हो गया था। 2 से ऊपर पे क्या था? एडिशनली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ठीक है, ये आपको आना चाहिए भाई, ये भी चीज पे माफी नहीं है। सही। नेक्स्ट एमसीक्यू फिफ्थ है हमारे पास, अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी केम टू फॉलो अप। लैब्स में उसका जो है ना एचपी 11.6, क्रेटिनिन 3.2, यूरिया 95, पोटेशियम 4.2, कैल्शियम उसका 8.1, फॉस्फेट उसका 5.6, बाइका 14। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन टू स्क्रीन फॉर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी इन दिस पेशेंट? अब हमारे पास क्या होता है, हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट आया है, अन्य उसको जो है ना विटामिन डी डी स्टार्ट कर जाते हैं, बोन वन के नाम से हम तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि आप जब विटामिन डी का ओवर ट्रीटमेंट कर देते हो, तो आपके पास ए डायनामिक बोन डिजीज हो जाती है पेशेंट को। हमेशा आप रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी आप खुद इंड्यूस करा देते हो ओवर ट्रीटमेंट करके। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी जो सीकेडी के पेशेंट में हो सकते हैं, उसके आगे से फर्दर टाइप्स हैं। ऑस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका हो सकता है, ब्राउन ट्यूमर ऑफ द बोन्स, ठीक है। आपके पास सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म हो सकती है, उसकी वजह से मसले आ सकते हैं। आपके पास ए डायनामिक बोन डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि आपने पहले चेक करना होता है इंटेक्ट पीटीएच, कि आप ओवर ट्रीटमेंट ना कर दो। ए डायनेमिक बोन डिजीज ओवर ट्रीटमेंट की वजह से होता है। अब इंटेक्ट पीटीएच अगर 2 टाइम्स अपर लिमिट से नॉर्मल से ज्यादा आ रहा है ना, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे, अदरवाइज आपको ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करना, ठीक है। तो सीकेडी के पेशेंट में एडायनामिक बोन डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी प्रिवेंट करने के लिए हर पेशेंट में इंटैक्ट पीटीएच कराना चाहिए। 6 एमसीक्यू हमारे पास है, 67 years ओल्ड फीमेल मेल सॉरी एंड स्टेज रीनल डिजीज है, पेरिटोनियल डायलिसिस पे एब्डोमिनल पेन के साथ आया है। एनालिसिस में उसका जो है सैंपल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द डायलिसिस कैथेटर इज क्लाउडी। व्हिच वन ऑफ द एक्सक्यूज फॉलोइंग मैम, इज द इसमें एप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? इसमें आपने इंट्रापेरिटोनियल जो है ना वो एंटीबायोटिक्स देनी होगी। ये एक ना इस पे बहस हुआ करती थी, क्या होगा, कैथीटर रिमूव मैम करना है एडाइनमिक बॉन्ड पहले डिजीज में वैसे होता क्या है, मैकेनिज्म उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है? ये डायनेमिक बोन डिजीज में बेसिकली ओवर ट्रीटमेंट की वजह से बोन्स ना मजीद डिफॉर्म्ड हो जाती है, ठीक है। ये आपने ओवर ट्रीटमेंट दिया, विटामिन डी का कैल्शियम डेपोजिशन हो गई बोन्स में जाके, ब्लड से जाके कैल्शियम उधर एक्यूमुलेट होने लगा, और जिसकी वजह से मसले मसाइल बोन्स एक साथ जो है ना डिफॉर्म बोन्स बनती हैं। अच्छा, इसमें आपके पास इंट्रापेरिटोनियल, जी क्या कह रहे हैं? PGS 2 times upper limit of normal हो तो फिर हमने शुरू करनी है ठीक है। फिर शुरू करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यू में हमारे पास जो है उन्होंने पूछा हुआ नेक्स्ट स्टेप। अब इस पे बहस हुआ करती थी कि क्या कैथीटर रिमूव करना चाहिए पहले, या फिर आपने एंटीबायोटिक देनी है। तो उन्होंने अल मगरिबी के जो न्यू एडिशन है ना, उसमें भी कहा हुआ है कि पहले एंटीबायोटिक्स दो, इंट्रापेरिटोनियल एंटीबायोटिक, नेक्स्ट स्टेप सॉरी। 7th एमसीक्यू है, 60 years old male with end-stage renal disease on hemodialysis reports that he has cramps in body with feeling weakness after जो है ना each session। उसको सिर्फ वीकनेस होती है डायलिसिस के बाद। एग्जामिनेशन पे उसका बीपी 90/60, पल्स उसकी 85 विद जो है ना क्लियर चेस्ट और ऑस्कल्टेशन। अब उसका कोई ओवरलोड का साइन नहीं है, लेकिन बीपी उसका कम आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है क्रैम्प्स डेवलप हो रहे हैं ड्यूरिंग या आफ्टर डायलिसिस और लो ब्लड प्रेशर के साथ। इसका मतलब है एक्सेसिव वॉल्यूम रिमूव कर रहे हो आप ड्यूरिंग डायलिसिस, क्योंकि हाइपोटेंशन भी हो रही है और वीकनेस भी हो रही है। तो इसका मतलब है आपने ड्राई वेट इंक्रीज करना होगा टू प्रिवेंट एक्सेस वॉल्यूम रिमूवल, और आपने एसोसिएटेड सिम्टम्स जो आ रहे हैं, ठीक है। अब सोडियम रिमॉडलिंग इज डन जब एडिशनल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रिमूवल आपको रिक्वायर है, और आपके पास कोई ओवरलोड का साइन नहीं है कि आप ज्यादा उससे फ्लूइड निकालो, इस तरह का भी कोई वो नहीं है। 8th एमसीक्यू हमारे पास है, डायबिटिक पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विद मेटफॉर्मिन सीटाग्लिप्टिन। मतलब आपके पास मेटफॉर्मिन पे या डीपीपी4 इनहिबिटर पे है। फॉलोअप टेस्टिंग के लिए आया है, यूरिनरी एल्ब्यूमिन उसका 150 आ गया, ब्लड प्रेशर 40/90। अब आपके पास क्या होगा, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया आ गया, तो क्या करना है आपने, कौन सी ड्रग स्टार्ट करनी है? एस इनहिबिटर स्टार्ट करो, ठीक है, ऐसे नहीं बेटर में रेमिपेरेग। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 9th एमसीक्यू, 43 years ओल्ड मेल
विद हिस्ट्री ऑफ हिमोप्टिसिस और आपके पास हीमेटूरिया। जब भी आपके पास हिमोप्टिसिस और हीमेटूरिया का पेशेंट आया है, आपके पास कौन से सिंड्रोम होंगे इसमें? विग्नर कौन से सिंड्रोम या होंगे? गुड पोस्चर हो पल्मोरिनल सकता सिंड्रोम। है, ग्रेविमेटल पल्मोरिनल में और कौन से सिंड्रोम्स आते हैं? पल्मोरिनल की पोस्चर कौन में सी टाइप है? वेगनर गुड पास्चर हो गया, Good वेगनर हो गया। pasture. हाँ जी, गुड पास्चर और वेगनर हो गया। ठीक है, अब आपके पास कौन से फीचर्स हैं जो इन दो को डिफरेंशिएट करेंगे? अगर आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इन्वॉल्वमेंट है, दैट गोज टूवर्ड्स वेगनर्स की तरफ जाती है। अगर आपके पास खाली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के हैं सिम्टम्स, तो फिर आपके पास क्या है? गुड पास्चर। अब इसमें हम देखते हैं, उन्होंने साइनसाइटिस और एपिस्टेक्सिस का बता दिया है, तो ये कौन सी टाइप बनेगी? वेजनर्स की बनेगी, तो उसको हम ग्रैनुलोमेटोसिस विद पॉलीएंजाइटिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपके पास। 10th एमसीक्यू है आपके पास। 45 years old female with a history of progressive renal failure due to chronic glomerulonephritis, complain of numbness, burning sensation in her legs। ठीक है, अब पेशेंट आया है प्रोग्रेसिव रीनल फेलियर के साथ और क्रॉनिक जीएन था उसको। ये अब जब आप इंशाल्लाह लॉन्ग शॉट की तैयारी करोगे ना, तो वो उनसे आपसे पूछते हैं कि सीकेडी की कॉज क्या है। समटाइम्स आपको कोई कॉज नहीं मिल रही होती, ना हेपेटाइटिस बी है, ना सी है, कोई ना कोई मेम्ब्रेनस के लिए मैलिग्नेंसी है, ना कोई और कॉज मिल रही है आपको, लाइक कोई ना कोई स्किन इन्फेक्शन है, ना कोई आईजीए है, कुछ भी नहीं मिल रहा, देन क्रॉनिक जीएन आप कहते हो। ठीक है, समटाइम्स कैंडिडेट्स बोल देते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। भाई सेकेंडरी हाइपरटेंशन, सॉरी हाइपरटेंशन बोल देते हैं लीडिंग टू डायबिटिक हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। भाई आपको हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी और ये चीजें कराने के लिए ना तकरीबन 10 से 15 साल चाहिए। पेशेंट हिस्ट्री दे रहे होते हैं 1 साल की हाइपरटेंशन की, तो इससे बोलने की बजाय आप कहते हो क्रॉनिक जीएन कॉज है। अब वो नमनेस और बर्निंग सेंसेशंस के साथ आया है। एग्जामिनेशन पे पिन प्रिक सेंसेशन वाइब्रेशन सेंस बिलो नी एंड एब्सेंट एंकल जर्क, क्रेटिनिन डिरेंज, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? अब आपको डायलिसिस की इंडिकेशन क्या होती है आपके पास? इसका निमोनिक होता है AEIOU। ए से क्या है? एसिडोसिस। ई से क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। आई से क्या है? कोई पॉइजनिंग, लाइक कोई भी इनटेक सैलिसाइलेट हो गया, जो भी हमारे पास लास्ट का निमोनिक था वो ड्रग। ठीक है, ओ से क्या है? ओवरलोड। यू से क्या है? यूरीमिया। यूरीमिया के आगे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस, यूरिमिक इंसेफ्लोपैथी और यूरिमिक न्यूरोपैथी। अब आईसी पेरिकार्डाइटिस की अगर आईसी पेरिकार्डियल क्या है ड्रप आ मैडम? आईसी क्या है मैडम? इनटेक्स, कोई भी ड्रग इनटेक जो जिसमें डायलिसिस हो सकता है। ठीक है, नहीं। तो आपके पास AEIOU में यू से यूरीमिया की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस मिल जाए, यूरिमिक न्यूरोपैथी मिल जाए, यूरिमिक इंसेफ्लोपैथी मिल जाए, पेशेंट ड्राउजी है, फौरी से डायलिसिस कराओ। ठीक है, यकीनन उसे यूरिमिक इंसेफ्लोपैथी डेवलप हो गई है। अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि आप करो कि क्रेटिनिन बेहतर हो रही है नहीं हो रही। 11th एमसीक्यू हमारे पास है, इन इन पेशेंट्स विद CKD which one of the following does not contribute to the development of bone disease? ठीक है, अब बोन डिजीज के साथ आपके पास क्या है? बाकी सारी चीजें, हाइपरफॉस्फेटेमिया, एल्यूमिनियम कंटेनिंग एंटासिड्स, लेकिन लॉस ऑफ कैल्शियम बाय डायलिसिस ये इसमें जो है ना नहीं है। ठीक है, यूरिमिक न्यूरोपैथी आपके पास, जैसे इस पेशेंट में नमनेस आ रही है, तो ये न्यूरोपैथी का फीचर है। इंसेफ्लोपैथी में तो पेशेंट ड्राउजीनेस में जाएगा ना, न्यूरोपैथी में तो नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, तो उसमें आपके पास क्या होगा? नमनेस होगी, पैरास्थीजियाज होंगे। अब आपको याद आया होगा सेंसरी न्यूरोपैथी में आपने यूरीमिया एक कॉज पढ़ी थी। हाँ जी, अगर पेशेंट न्यूरोपैथी की कंप्लेन कर रहा है कि उसको न्यूरोपैथी वगैरह, यूरिमिक न्यूरोपैथी, ये नहीं हो सकता उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, और आप समझ रहे हो यूरिमिक है। डिटर्मिन करना है आपने कि वेदर इट इज यूरिमिया, अंदर उसकी लैब में यूरिमिया आया हुआ ही नहीं है और न्यूरोपैथी उसको डेवलप हुई भी है, और वो है डायबिटिक न्यूरोपैथी और आप डायलिसिस करा रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपको देखना भी होगा, यूरिमिया के लेवल्स देखने होंगे, इसमें कितना है यूरिमिया, कितना यूरिमिया हुआ है, यूरिया कितना है ब्लड के अंदर। अच्छा, अगर आपके पास ऑलरेडी उसका यूरिया इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर,
और उसकी क्रिएटिनिन डिरेंज हुई पड़ी है और साथ में उसको अब न्यूरोपैथी आ रही है, बाकी कोई डायलिसिस के फीचर्स नहीं है, तो आपको डायलिसिस कराना होगा। लेकिन एग्जैक्टली डिटरमिन करना है कि वेदर इट इज डायबिटिक न्यूरोपैथी या फिर, क्योंकि अक्सर नेफ्रोपैथी की कॉजेज डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है। 12 MCQ हमारे पास है। 27 years old male presented with a right sided flank pain radiating from line to groin। ये हमेशा ना स्टोन्स का होता है कि आपके पास लॉइन टू ग्राइन पेन। स्टोन्स के निमोनिक एक बड़ा अच्छा से यूज होता था, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लॉइन टू ग्राइन और म्यूजिक लाइक ना इस तरह का था उसका। तो इसमें आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछ रहे हैं। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस का मतलब है बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो आपने क्या कराना होगा, सीटी केयूबी, हेलिकल सीटी केयूबी। आइडियल चॉइस तो वो है, इनिशियल पूछते हैं तो फिर अल्ट्रासाउंड या एक्सरे है। लक्स का निमोनिक मैंने आपको पढ़ाया था, क्या था वो? हाँ जी, कौन बताएगा? Radiolucent stone. हाँ जी, एल से ल्यूसेंट, और कौन कौन से थे? यूरेट और ज़ैंथिन। वेरी गुड, तो लक्स का निमोनिक था हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू है 13। A 45 years old male referred to you for abdominal urinolysis shows persistent microscopic hematuria. Microscopic examination shows RBCs उसके 50 to 70 and 3 reports 6 months apart. अब आपने क्या कराना है? सिस्टोस्कोपी। एक मेरे जानने वाले थे, उनको जो है ना काफी अरसे से उनको ना यूटीआईज हो रहे थे पापा। फीमेल थी वो जानने वाली। अब उनका जो है ना बाहर की कंट्रीज में ये होता है कि आपके पास ना ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन सिस्टोस्कोपी वगैरह नहीं करते जब तक कोई प्रॉपर इंडिकेशन ना हो। तो उनको हो रहा था उनको रिकरेंट यूटीआईज होते हैं, तो उन्होंने ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन उन्होंने क्या किया, अपना यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन कराया, उसमें उनके आरबीसीज आए, तो फौरी फौरी उनकी जो है ना सिस्टोस्कोपी की। उनको हो रहा था कि मेरी सिस्टोस्कोपी हो जाए, मैं देख लूं मतलब वो सही हो रहा है नहीं है, क्या मामला है। तो इस तरह भी लोग हरकतें करते हैं। तो फिर उनको जो है ना सिस्टोस्कोपी हुई उनकी, और वो भी नॉर्मल थी। तो इससे याद आया कि आरबीसी इटसेल्फ हीमेटूरिया आ रहा है ना आपके पास तो फिर आपको इंडिकेशन होती है सिस्टोस्कोपी कराओ। अच्छा, 14 हमारे पास है कि डायबिटिक पेशेंट केम फॉर रिव्यू ऑफ लैब्स व्हिच वर डन 1 week बैक एज ए फॉलो अप टेस्ट। लैब्स में उसको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया आ गया। व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन टू डिफाइन दिस कंडीशन? अच्छा, आपको पता है कि इसमें आपके पास 32। अब इतनी डिटेल तो वो नहीं बताएंगे ना, जब उनको कराना है तो उन्होंने ये नहीं बताई होगी डिटेल कि मुझे इस टाइम क्या है। उसे तो सिस्टरोस्कोपी करानी थी अपनी कि मुझे क्यों होता है बाबा, रिकरेंट नेट पे पढ़ के और फिर ये चालाकी दिखाई। अच्छा, इसमें आपके पास जो है ना 30 to 300 मिलीग्राम पर डे होता है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया। 15 MCQ हमारे पास है। 31 years old women with the diagnosis of diffuse systemic scleroderma presented with headache, blurred vision, nausea for 12 hours। एग्जामिनेशन पे उसका जो बीपी है वो 180/100 विद स्किन चेंजेस ऑफ स्क्लेरोडर्मा। मैंने आपको बताया था कि स्क्लेरोडर्मा में सिर्फ एक ऐसी चीज स्क्लेरोडर्मा होती है कि जिसमें आपके पास क्रेटिनिन भी डिरेंज हो जाए और पेशेंट हाइपरटेंसिव क्राइसिस में है, देन स्टिल आपको कैप्टोप्रिल देनी है। मेरे पेशेंट में मेरा पेशेंट था सिस्टेमिक सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का। उसको उन्होंने मास्क पहनाया हुआ था ताकि पता ना चल सके, क्योंकि फेस उसका फिशी माउथ था सारा। तो इस पे उन्होंने मेरा सारा वाइवा लिया था हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और अर्जेंसी वगैरह पे। तो इसमें आपको कैप्टोप्रिल देनी होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 16। 45 years old male presented with a lower abdominal pain in both pain in both knees joints and ankle joints with an itchy skin rash on both buttocks and legs for 3 days। अब देखो आपके पास ट्राइड बन रहा है, जॉइंट आर्थ्रेल्जिया, एब्डोमिनल पेन, और क्या है, रैश। पल्पेबल पर्परास बेसिकली आपके पास इनॉक्स कोलिन पर्परा में बन रहे होते हैं। अब लैब से उसकी जो है ना सीबीसी उसकी नॉर्मल है, ईएसआर उसकी 88 है, क्रेटिनिन उसकी 1.7, प्रोटीन यूरिया पॉजिटिव और हीमेटूरिया पॉजिटिव। स्टूल फॉर गॉल ब्लड पॉजिटिव, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट थेरेपी? अब देखो इसमें स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस है, हिनॉक्स कोलिन पर्परा। अब एज क्या है पेशेंट की? अब आप देख रहे हो 45 इयर्स है, तो ये कौन सा टाइप ऑफ पर्परा होगा? हिनॉक्स कोलिन, ये एडल्ट ऑनसेट है। इसमें आप जो है ना स्टेरॉइड्स लोगे तो बेहतर हो जाएगा। वैसे सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है,
लेकिन अगर एडल्ट्स हैं तो वो इसमें आपके पास, आप अगर ट्रायल दे दो स्टेरॉइड्स की तो बेहतर है। 17 है 65 years old diabetic patient with NSTEMI for which a decision is made for angiography। आपको पता है कि कंट्रास्ट इंड्यूस्ड आप प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करते हो, 12 आवर्स बिफोर आप नॉर्मल सलाइन देना शुरू करते हो और आफ्टर 12 आवर्स स्टिल आप कंट्रास्ट के बाद देते रहते हो। नेक्स्ट हमारे पास है आईवी ड्रग एब्यूजर ऑफ हीरोइन इज रेफर टू यू विद एब्डोमिनल यूरिनोलाइसिस जिसमें प्रोटीन यूरिया आ रहा है, इज अदरवाइज नॉर्मल एंड डिनाइज एनी सिम्टम्स, उसकी क्रेटिनिन डिरेंज है और प्रोटीन उसका 4.5 है, हेपेटाइटिस सीरोलॉजी नेगेटिव, एचआईवी सीरोलॉजी नेगेटिव, बट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज ऑफ दिस। प्रोबेबल कॉज आपको पता है, इसका हमने ऐसे याद किया हुआ था जब एम एम एफ आपके पास नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एम से मेम्ब्रेनस, एम से मिनिमल चेंज डिजीज, एफ से फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस। आपके पास ना एक चार्ट बना हुआ है, अगर आप नेफ्रो का पास मेडिसिन से भी निकालो ना गोल मतलब, और एक होता है आपके पास नेफ्रेटिक। नेफ्रेटिक में आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास जो है ना बाकी कॉजेज आ जाते हैं, जैसे आईजी हो गया, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल हो गया। अब डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव बोथ कर सकते हैं, नेफ्रोटिक भी कर सकते हैं, नेफ्रेटिक भी कर सकता है। तो ये टेबल बना हुआ है, वो बहुत अच्छा एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें गोल गोल पिक्चर्स के अंदर लिखा हुआ है, वो आप सबको पास मेडिसिन में आप देख सकते हो। बस मैंने इसको एमएमएफ से याद रखा हुआ था। मिनिमल चेंज डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में प्रेजेंट करती है और आपके पास जो है ना मेम्ब्रेनस एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन होती है। अब आपके पास जो मिनिमल चेंज डिजीज की कॉज है वो बच्चों में एज सच हो जाती है, बच्चों में उसमें एज सच कॉज का होना जरूरी नहीं है। मेम्ब्रेनस में मिनिमल में सिर्फ जो हॉजकिंस लिम्फोमा है ना वो मेम्ब्रेनस के साथ हो सकता है, बाकी अदर मेलिग्नेंसी सारा कुछ मेम्ब्रेनस के साथ होती है, मिनिमल के साथ सिर्फ हॉजकिंस लिम्फोमा है। और मेम्ब्रेनस में बाकी भी बहुत सारी कॉजेज हैं। और अब आपके पास जो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस है उसमें आपके पास क्या होता है, मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ था हीरोइन, इसको हमने ना मजाक बना मतलब मैं अपनी जिस कोलीग के साथ पढ़ती थी वो कहती थी हीरोइन जो है ना फोकल ही होती है, बड़ी फोकल सी, और इस तरह फोकल पर्सन बनती है, इतराती है, तो इस तरह है आई वी हीरोइन। और इस तरह हमने इसका निमोनिक बनाया था कि वो फोकल करता है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस। ठीक है, तो ये आपके पास फोकल सेगमेंटल आईवी ड्रग अब्यूजर का आ गया। 19 हमारे पास एमसीक्यू है, 35 years old female presented with cough and sputum with high grade fever for 3 days. Labs were done which showed HP12, WBCs उसके raised हैं with high CRP, creatinine उसकी डिरेंज हुई है 3.1 पे और यूरिया उसका 159 है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी उसकी 775 है और सोडियम उसका 4, फ्रैक्शनेटेड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम उसकी है 0.4। व्हाट इज द कॉज? अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपके पास क्या है, प्रीनिनल और पोस्ट प्रीनिनल और रीनल, इसके डिफरेंसेस आते हैं। इसका आप अल मगरिबी का फर्स्ट टेबल नेफ्रो के चैप्टर का फर्स्ट पेज पे ये डिफरेंस बताया हुआ है, व्हाट आर द प्रीनिनल और रीनल जो है ना आपके पास क्या डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, उसमें उन्होंने फ्रैक्शनेटेड सोडियम एक्सक्रीशन और आपके पास यूरिया एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें दी हुई हैं, ऑस्मोलैरिटी। अगर कोई इसको ग्रुप पे अभी शेयर कर देना फिर मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ टेबल कि किस तरह उसमें क्या क्या चल रहा है। अल मगरिबी का नेफ्रो के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, ये प्लीज कोई ग्रुप पे शेयर कर दे, फिर मैं आपको एट द एंड ऑफ द सेशन वो पढ़ा देती हूँ इसके डिफरेंसेस। 20 हमारे पास है, 12 years old male is presented with a periorbital swelling and pedal edema, यूरिनोलाइसिस पे उसका 4 है प्रोटीन यूरिया। अब देखो नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया आ रहा है और साथ में बच्चा है, तो क्या कॉज होगी, अभी हमने डिस्कस किया ये मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है, बच्चों में मिनिमल है, और अगर यही एडल्ट होता तो फिर क्या बनाते हैं, एडल्ट्स में तो मिनिमल नहीं होती, एडल्ट्स में मेम्ब्रेनस। membrane. हाँ, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 21। आप known case of hepatitis C presented with the history of uncontrolled blood pressure taking amlodipine valsartan, pedal edema for 5 days, labs were done which shows urea 67, creatinine 2.56, यूरिनोलाइसिस पे ब्लड यूरिया मतलब हिमेट यूरिया आ रहा है और आपके पास साथ में पेशेंट के जो है ना प्रोटीन यूरिया 3+ है, ल्यूकोसाइड एस्ट्रेज नेगेटिव आ गए, इन्फेक्शन नहीं है। अब आपके पास हेपेटाइटिस सी के साथ कौन सा होता है, मिम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मिम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव का दूसरा नाम कोई बताएगा?
मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था, मेसेंजर कैपिलरी। वेरी गुड। और आपके पास कौन सा है जो मेसेंजर प्रोलिफरेटिव है? मेसेंजर कैपिलरी तो मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव आ गया, और जो मेसेंजर प्रोलिफरेटिव है वो कौन सा? HIV। आईजी है ना? आईजी आपके पास जो है, आईजी में मेसेंजियम प्रोलिफरेशन हो जाती है ना, तो उसका नाम मेसेंजर प्रोलिफरेटिव आ जाता है। अच्छा, टेबल डॉक्टर वहीद ने शेयर किया है ग्रुप पे, मैं आपको इसके साथ पढ़ा दूं वो टेबल। प्री रीनल और पोस्ट रीनल, प्री रीनल और रीनल की कॉजेस। अब यूरिन सोडियम जो प्री रीनल है ना, उसमें कम एक्सक्रीट होता है। अब आपके पास जो रीनल है उसमें यूरिन, किडनीज क्या करेंगी? सोडियम को नहीं प्रिवेंट करेंगी ना, किडनी से रिलीज होगा ज्यादा तो वो ज्यादा निकल जाएगा। अब फ्रैक्शनेटेड सोडियम एक्सक्रीशन 1% से कम तो प्री रीनल, 1% से ज्यादा तो रीनल कॉज। यूरिया एक्सक्रीशन क्या है? 35% से कम होती है और उसमें यूरिया भी ज्यादा निकलता है। अब यहाँ पे एक आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि यूरिन ऑस्मोलैरिटी 500 से ज्यादा है और उसमें क्या है 350 से कम। अब मुझे आप लोग खुद आंसर दोगे इस चीज का, मुझे बताओ कि जब आपके पास प्री रीनल में हालांकि सोडियम भी कम निकल रहा है और आपके पास यूरिया भी कम निकल रहा है, तो ऑस्मोलैरिटी क्यों बढ़ रही है यूरिन की, और उधर कम है 350? हेल्दी नेफ्रॉन्स है ना, हेल्दी नेफ्रॉन्स जो है वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करेंगे यूरिन को। नहीं, उन्होंने तो ज्यादा निकाल दिया। आपके सामने रिपोर्ट है, इसमें आपके सामने है कि उसमें तो सोडियम ज्यादा निकाला हुआ है, 20 से ज्यादा निकाला हुआ है। इसलिए निकाला है ना कि डिहाइड्रेशन वाटर सपोज अगर होती है तो नहीं वो देखो, वो 40 सीरम 88 की में देखो 40 से ज्यादा निकल रहा है, प्री रिनल में 20 से कम निकल रहा है। सोडियम भी उसमें 1% से ज्यादा है, यूरिया भी 35 से ज्यादा है। फिर तो इसके मुताबिक तो ज्यादा होना चाहिए, यूरिन को तो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और ऑस्मोलैरिटी बढ़ जानी चाहिए मैम रीनल में। प्री रीनल में ज्यादातर कॉज यही होता है ना, हाइपोवोलीमिया वगैरह होती है। होता क्या है आपके पास बेसिकली, ये जो है ना किडनीज क्या है, वाटर एज कंपेयर टू ना सोल्यूट ज्यादा एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, प्री रीनल में वाटर एज कंपेयर टू सोल्यूट्स कम रिलीज होता है, जिसकी वजह से यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ऑल द सोडियम वगैरह कम रिलीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वाटर और सोडियम का कंपैरिजन करोगे तो वाटर एज कंपेयर टू सोडियम ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से प्री रीनल में यूरिन ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, हाइपोवोलेमिक जैसे कॉज हो गई। लेकिन आपके पास रीनल में क्या होता है? रीनल में आपके पास जो है ना वाटर एज कंपेयर टू जो है वो सोल्यूट्स, उसका कंपैरिजन करो तो वो आपके पास कम रिलीज हो रहा है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। 500 से बढ़ रही है, उसमें सोल्यूट ज्यादा रिलीज हो रहे हैं और इसमें जो है ना वो ज्यादा रिलीज हो रहा है एटीएन में, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। 350 से कम हो रही है ऑस्मोलैरिटी, वाटर ज्यादा रिलीज होगा तो यूरिन क्या हो जाएगा? डाइल्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से और इसमें वाटर और यूरिया सोल्यूट्स का वाली नहीं आपस में बोल रहे कंपैरिजन करना है आपने। थे। प्री इसमें रीनल में यूरिया क्या है? वाली सोल्यूट्स ज्यादा निकल रहे हैं एज कंपेयर टू वाटर, और रीनल में क्या है? वाटर ज्यादा निकल रहा है एज कंपेयर टू सोल्यूट्स। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है 22। 22 में हमारे पास है कि एक सेकेंड। 22 years old male presented with a history of blood in the urine for 2 days. He is taking sportive treatment for an upper respiratory tract viral infection. अब देखो, अब उसने ना कितने दिन पहले लिया वायरल इन्फेक्शन के लिए? 2 days, 2 to 5 days के अंदर अगर हो। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के बाद ही हो, कोई स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में स्किन इन्फेक्शन भी दिया हुआ हो सकता है। 2 to 5 days में होगा तो क्या होगा? आईजी नेफ्रोपैथी। और 10 to 14 days में होगा तो फिर पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर इसके अकॉर्डिंग होगा, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। 23 आपके पास एमसीक्यू है। 51 years old फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी केम फॉर फॉलोअप टेस्ट, एचबी उसकी 11.4 है, क्रेटिनिन 3.5 है, और यूरिया 85, कैल्शियम 7.9, फॉस्फेट 6.3 इन एडिशन टू लो फॉस्फेट डाइट। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? अब देखो, इसमें आपके पास इनिशियल आप क्या करते हो? सबसे पहले डाइटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ फॉस्फेट करते हो। किन किन डाइट में आपके पास फॉस्फेट ज्यादा होता है? टमाटर, हाँ जी, क्या? पालक,
ये तो आपके पास काउंसलिंग भी आती है, टॉक्स में भी हेल्प होती है। मिल्क बेवरेजेस हो मिल्क गए और कंटेनिंग मिल्क कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं, बैकरी वगैरह। वेरी गुड, क्योंकि आपको ये बताना होता है उसे पेशेंट को कि आपने क्या क्या नहीं खाने, टमाटर नहीं खाने, पोटाशियम ज्यादा, कैन फूड नहीं खानी, शुगरी फूड बहुत ज्यादा नहीं खानी, आपके पास जो है ना फॉस्फेट कंटेनिंग मिल्क बहुत ज्यादा नहीं पीना। मेरी एक फ्रेंड थी, उसको जो है ना उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गई थी लाइक क्लिनिकल की। तो नेक्स्ट उसकी जो थी ना, उसने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उसने ये इंग्रेडिएंट्स भी याद किए हुए थे कि मिल्क में कितना फॉस्फेट है, और मैं इतना बताऊंगी ताकि जब वो काउंसलिंग के मार्क्स आएंगे ना तो उसमें उसके पूरे मार्क्स। तो मतलब उसने इतनी हिसाब रखा हुआ था कि सीकेडी के पेशेंट में दूध कितना पी सकता है, इतना फॉस्फेट ले सकता है वो इस हद तक। तो बता, इतनी फिर लोग मेहनत करते हैं शरीर वाली। अच्छा, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि जो है ना वो फॉस्फेट 6.3 पे आया हुआ है उसका, डाइटरी मॉडिफिकेशन के बावजूद उसका फॉस्फेट कंट्रोल नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपने क्या देना होगा, यहाँ पे अब आपको कैल्शियम एसिटेट देना होगा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एसिटेट में कौन सा प्रेफरेबल है? हाँ जी, कैल्शियम लेवल कितना है इसमें? हाँ जी, कैल्शियम कैल्शियम एसिटेट कार्बोनेट और एसिटेट में आप कैल्शियम एसिटेट को प्रेफर करते हो। एसिडोसिस का कुछ एक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से एसिटेट को प्रेफर करते हो एज कम्पेयर टू कार्बोनेट। ठीक है, और अगर आपके पास नॉन कैल्शियम फॉस्फेट बाइंडर है उसमें आप क्या देते हो, सिविलामर वगैरह। ठीक है, आपके पास जो कब देना है आपने सिविलामर, पास मेडिसिन कहती है अगर अपर लिमिट पे आ जाए कैल्शियम या अबव अपर लिमिट आ जाए तब नॉन कैल्शियम बाइंडर दो। ठीक है, अगर नॉर्मल रेंज में या बिलो मतलब लोअर लिमिट पे है या आपके पास बिलो नॉर्मल है तब आप कैल्शियम फॉस्फेट बाइंडर दे दो। मुझे जो याद पड़ता है मदिया, एसीटेट का एसिडोसिस वाला एक पॉइंट हमें बताया करते थे सारे। वैसे मैं इसको ना नेट पे भी फिर सर्च कर लूंगी। एक एसिडोसिस का डिफरेंस बताया करते थे जब हम नेफ्रोक्यूटेशन कर रहे थे, तो वो कहते थे कि कार्बोनेट और इसका एक ये भी डिफरेंस है, इसलिए एसीटेट को प्रेफर करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू 24 है हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज एसोसिएटेड विद हाईएस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। ये तो एक पेट बात है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का सबसे कॉमन होता है। ऑल्दो आपके पास क्या होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया होता है जिसकी वजह से आपके पास एंटी थ्रोम्बिन 3 लॉस हो जाता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेम्ब्रेनस में बढ़ते हैं। 25 MCQ हमारे पास है। 13 years old girl with pedal edema, periorbital swelling for 3 weeks. Labs were done which shows creatinine 0.8, albumin 1.9, protein urea 4 plus और कोई ब्लड नहीं है। अब आपके पास क्या आपने देना है, प्रेडनिसोलोन देने हैं। अच्छा, आपके पास मिनिमल चेंज डिजीज में आप स्टेरॉइड्स देते हो, अच्छे रिस्पॉन्सिवनेस आ जाते हैं। अच्छा, अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ना फर्दर टाइप मतलब होती है कि स्टेरॉइड रेजिस्टेंट होता है, स्टेरॉइड लेस रिस्पॉन्सिवनेस होता है, और व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक ये क्वेश्चन टॉक्स में पूछा जाता है, कोई बता सकते हैं क्या इंडिकेशन होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, आप क्या डायलिसिस वो सॉरी बायोप्सी की क्या इंडिकेशन था, क्या हर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले डिस्ट्रिजॉल्व। कराओगे? रेजिस्टेंट टू स्टीरॉयड मैम इसमें, या फिर डायग्नोसिस के लिए जैसे कि कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर और जैसे एसएलई वगैरह, तो उसमें डायग्नोसिस के लिए स्टेजिंग के लिए फिर बायोप्सी करते हैं। गुड, या लेकिन अगर एज आपके पास एज, वेरी एज गुड, स्टीरॉयड देखते हैं। सबसे स्टीरॉयड इम्पोर्टेंट एज है। रिस्पॉन्सिव ना हो। बिल्कुल, वेरी गुड स्टेरॉइड। आपने ना ये दो चार इंडिकेशन है, अगर आपका बिल्कुल यंग एज में आ गया ना बच्चा है तो फिर आपको इंडिकेशन नहीं है, आप मिनिमल चेंजेस होगा, आप उसको क्या दे दो, स्टेरॉइड्स दे दो। लेकिन उसे मल्टीपल स्टेरॉइड्स रेजिस्टेंट आ गई है, उसने कोर्सेज किए, फिर आप कराओगे उसकी। और वही है कि अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, आप कोई अंडरलाइन कॉज सस्पेक्ट करो तब कराओगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 26. 70 years old smoker presented with bilateral lower limb swelling. Labs were done which shows creatinine 3.1, urea 75, albumin 2.3, urinolysis पे उसका protein urea 4 plus, blood उसका 1 plus। ठीक है, अब उसका क्या है, चेस्ट एक्सरे shows a mass in the right upper lobe। अब देखो मेलिग्नेंसी के साथ आ गया, एडल्ट है, तो कौन सी होगी, अब आप खुद मुझे बताओगे। हाँ जी, कौन सी होगी नेफ्रोपैथी? मेम्ब्रेनस। वेरी मेम्ब्रेनस। गुड।
अच्छा वेरी गुड। अच्छा कौन सा ऐसी मेलिग्नेंसी है जो कि आपके पास मिनिमल चेंज डिजीज कराएगी? अभी हमने डिस्कस किया है Hodgkin lymphoma, Hodgkin. हॉजकिन Hodgkin लिम्फोमा lymphoma, मिनिमल चेंज। Hodgkin की वेरी गुड, वेरी Hodgkin था गुड ना जी। नाम उसका? हाँ जी हॉजकिन था, लिम्फोमा। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास 27 है। A kidney biopsy was done for a 26 years old female who presented with nephrotic syndrome, thickened basement membrane with subepithelial spikes and granular deposits of IgG and C3 complement. What is the probable diagnosis? अब इसमें क्या है, जो आपके पास स्पाइक एंड डोम पैटर्न आता है, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी का फीचर होता है। ठीक है, अभी आपसे पूछा जाता है कि आपके पास लाइट माइक्रोस्कोपी में कैसी नजर आएगी और आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में कैसी नजर आएगी, और आप में आपके डिपॉजिट्स कैसे आएंगे, आईजीजी और C3 के डिपॉजिट्स आएंगे। तो अब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रोपैथीज और नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में क्या पैटर्न आते हैं ये पता होने चाहिए। 28 हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। गोल्ड स्टैंडर्ड तो आपको बोन बायोप्सी करा के देखनी पड़ेगी। 29 हमारे पास एमसीक्यू आ गया, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम नेफ्रो में डिस्कस करेंगे कि आपने सीकेडी के पेशेंट में कितना ब्लड प्रेशर टारगेट रखना है, डायबिटीज के पेशेंट में कितना रखना है। अब ये देखो सीकेडी के पेशेंट में अगर आपके पास एल्ब्यूमिन यूरिया आपके पास क्या है, आपके पास 30 से कम है, तो ब्लड प्रेशर कितना रखना है आपने, 140/90 से कम, इन बोथ डायबिटिक्स एज वेल एज इन नॉन डायबिटिक्स जिसमें आपके पास नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके पास एल्ब्यूमिन यूरिया आना शुरू हो गया, चाहे डायबिटिक है चाहे नॉन डायबिटिक है, फिर आपने टारगेट क्या कर दिया, लेस देन 130/80। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आपके पास एमसीक्यू डिटेल में आएगा जब आप क्या करोगे, आप जब नेफ्रो पढ़ोगे। ठीक है, अब आपने देखना है कि एल्ब्यूमिन यूरिया नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, 140/90 रख लो टारगेट, चाहे डायबिटिक चाहे नॉन डायबिटिक। लेकिन एल्ब्यूमिन यूरिया आना शुरू हो गया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है ना वो कम करना पड़ेगा, बीपी 130/80। 30 एमसीक्यू है, 52 years old male presented with swelling and thickening of the skin of the upper and lower extremities। आपके पास बीपी कंट्रोल हाईएस्ट बीपी कंट्रोल चाहिए होगा ना जब एल्ब्यूमिन यूरिया किडनी डैमेज है, ऑलरेडी एंड ऑर्गन डैमेज शुरू हुआ हुआ है, तो अब आपको ज्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल चाहिए होगा ब्लड प्रेशर वगैरह का। अच्छा 30 एमसीक्यू हमारे पास है, फीमेल 52 years old मेल, स्वेलिंग एंड थिकनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। आप जब ये जो सारी कॉम्प्लिकेशंस है ना, यही चीजें आपने लॉन्ग केस में प्रिपेयर करनी होती है कि आप जो है ना पूछते हो कॉजेज, एसोसिएशन, रिस्क फैक्टर्स, देन उसकी कॉम्प्लिकेशंस। तो अब आप अभी से देखते जाओ कि इसमें अब देखो ये कॉम्प्लिकेशन एक ये भी आ रही है, ये भी आपने सवाल करना होता है पेशेंट से, स्किन थिकनिंग का। तो पेशेंट इज नोन केस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, एमआरआई हुआ था गैडोलिनियम के साथ। ठीक है, अब उसको क्या हो गया, स्किन टाइटनिंग हो गई है उसकी। तो अब बेसिकली क्या है, स्किन टाइटनिंग इन द पेशेंट ऑफ सीकेडी हु हैज एक्सपोज टू कंट्रास्ट, उसको कहते हैं नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस हो गया। ठीक है, ये एमसीक्यू पास मेडिसिन में भी कई बार आया हुआ है, पास टेस्ट में भी बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर थोड़ी सी हिम्मत है तो 20 एमसीक्यूज और निकाल लें, ताकि हमारा 2 दिन में टारगेट के मुताबिक खत्म हो जाए। 45 तक कर लेते हैं, बताओ। हाँ जी, क्या प्लान है? मैम वैसे हम लोग पीछे हैं थोड़ा सा क्योंकि हम इन्फेक्शियस भी कर रहे हैं वहां से। चलो ठीक है, बस फिर ऐसा करते हैं, नेफ्रो को अगर हमें थोड़ा सा और जो हमने वीक ऑफ रखा हुआ है ना अपना, तो उससे पहले तक हमारी दिन में इस वीक में नेफ्रो कंप्लीट कर लेते हैं। और वैसे 95 एमसीक्यूज हैं, और उसके बाद हमारा जो टारगेट था हेपेटोलॉजी का था मेरा ख्याल है, वो फिर मेरा ख्याल है अब हम नेक्स्ट वीक मैंने ऑफ करना है, मैंने शिफ्ट होना है यूएई। तो फिर आपको जो है ना फिर उसमें उससे नेक्स्ट वीक में हम कर लेंगे, उसमें आप अपना सारा कवर अप कर लेना पिछला जितना रहता होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताए। मैम यूएई ऑन द बेसिस ऑफ एमआरसीपी कोई जॉब? नहीं, मेरा डीएचए एमओएच भी दिया हुआ है। मेरा जब डीएचए एमओएच हो गया था उसके बाद मेरा पेसिस हुआ था, मुझे उस टाइम सीट नहीं मिली थी पेसिस की। सही, उसमें ठीक है, डेटा फ्लो में टाइम फिर लगता है। वो मैंने ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही कर लिया था, 2 साल पहले कर लिया था,
फिर उसके मतलब 2021 में मैंने डीएचए कर लिया था, एमओएच कर लिया था, और 2022 में पेसिस किया था। वरना जीएमसी अगर हो तो आपके पास एग्जाम्पशन होती है उस एग्जाम की, अच्छा, एमआरसीपी में तो उस टाइम एग्जाम्पशन मेरे नहीं पास है? एमआरसीपी की बेस पे एग्जाम्पशन होती है ना डीएचए एमओएच की। लेकिन मेरे पास उस टाइम एमआरसीपी कंप्लीट नहीं था ना, जब मेरा प्लान था कि मैंने शिफ्ट होना ही हुई, 2 साल पहले प्लान था। तो फिर बस वो कुछ डिले आ गए कोविड की वजह से और कुछ इस तरह, तो जिसकी और मुझे पेसिस की सीट बाद में मिली थी, तो 2022 में मुश्किल है मिली वैसे थी। ना, मुश्किल है डीएचए पार्ट 1 या नहीं 2 के नहीं, हलवा लिए? एग्जाम है, बहुत आसान, बहुत आसान। अच्छा, मैडम इस बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकती हैं आप? लाइक 3 एसआर की सीट है, लाइक अभी एक्स पाकिस्तान लीग ली है 1 ईयर की। अच्छा, इसमें मैम डीएचए और एमओएच दोनों का एक ही बोर्ड है या कि अलग अलग है आजकल? अलग अलग है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। लेकिन उसमें डेटा फ्लो में काफी टाइम लगता है उसमें, मैं खुद दे रहा था। डेटा फ्लो नहीं, 3 वीक्स में हो गया था मेरा। अगर आप में से किसी का जाने का प्लान हो तो मैं गाइड कर दूंगी उस टाइम। प्लान तो है मैडम, गाइड कर ले साथ में। हाँ, तो इसमें डेटा फ्लो अगर आप लोग कराओ तो फिर डीएचए एग्जाम बुक करा लो साथ ही। डीएचए डेटा फ्लो आप जरूरी नहीं है कि डेटा फ्लो आपका हुआ हो तब भी आप एग्जाम बुक करा सकते हो। प्रोमेट्रिक आप पहले ही करा सकते हो बुक, और डेटा फ्लो बाद में करा लो। लेकिन एमओएच का रूल ये है कि पहले आप डेटा फ्लो कराओ, फिर एमओएच दे सकते हो अगर डेटा फ्लो हुआ हुआ है। अच्छा, तो इसमें ठीक है। मैम आप एक सेशन रख लें, फिर चीजें डिटेल में थोड़ा सा समझा दें। हाँ, वैसे डीएचए की ना लोगों को गाइडलाइन होती है। जब मैंने भी दिया था ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मुझे किसी ने भी गाइड नहीं किया था, मुझे बहुत था कि कोई मुझे बता दे। तो रख लेंगे, इस पे भी सेशन रख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है। मैं खुद गया था देने के लिए, फिर मैंने नहीं दिया उस वक्त 2014 में। तो उस वक्त अच्छा, पार्ट 1 हुआ था एफसीपीएस का, मैंने कहा एफसीपीएस करके जाऊं, फिर बात फंस गया। ठीक है। ठीक, सही। चलें फिर इस पे रख लेंगे सेशन बाद में, ठीक है। चलें। ओके। ओके। ओके, अल्लाह हाफिज।